हेलो स्टूडेंट्स, एड्यूमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस चैनल पर आप लोगों के लिए एक 1000 प्लस PYQ सीरीज चल रही है और उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं। 50 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे 51 क्वेश्चन से। आज की क्लास के क्वेश्चन हैं, मैच द सिम्टम्स इन लिस्ट फर्स्ट विद द डिजीज इन लिस्ट सेकेंड। हमें यहाँ पर कुछ सिम्टम्स दिए हुए हैं और डिजीज दी हुई है। हमें उनको मैच करना है कि कौन सा सिम्टम जो है वो कौन सी डिजीज का है। ए स्टिटोरिया, बी न्यूरोसाइकेट्रिक, सी इंक्रीज्ड लॉस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन, डी प्लेटलेट एग्रीगेशन। डिजीज में हमें दिया हुआ है हिपेटिक इंसेफेलोपैथी, CVD, गोट, मेल एब्जॉर्प्शन और नेप्रोटिक सिंड्रोम। यहाँ हम जब इनको मैच करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा। हम सबसे पहले बात करते हैं स्टिटोरिया की। स्टिटोरिया जो है वो एक तरह की मेल एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम है। तो आप फर्स्ट के साथ फोर्थ जिसमें मैच हो रहा है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आपके फोर्थ मैच नहीं है, ये इनकरेक्ट हो गया। थर्ड में भी फोर्थ नहीं है और डी में भी फोर्थ नहीं है। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टिटोरिया मेल एब्जॉर्प्शन। न्यूरोसाइकेट्रिक, ये हिपेटिक इंसेफेलोपैथी है। इंक्रीज्ड लॉस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन, ये आपके मैच होगा नेफ्रोटिक सिंड्रोम से। और प्लेटलेट एग्रीगेशन, ये आपके मैच होगा CVD से। अब ये ऐसा क्यों हुआ, हम इसको डिस्कस करते हैं। स्टिटोरिया क्या है, जब हमारे जो स्टूल्स के अंदर फेट कंटेंट ज़्यादा होता है, यानी कि जो फेट है उसका एब्जॉर्प्शन सही ढंग से नहीं होता है, तो फेट हमारे स्टूल्स के साथ बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाती है। उस प्रॉब्लम को हम स्टिटोरिया कहते हैं। इसलिए एक माल एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम है। अगर हम बात करें न्यूरोसाइकेट्रिक की, तो जो न्यूरोसाइकेट्रिक है ये एक हिपेटिक इंसेफेलोपैथी है। इंक्रीज लॉस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन की अगर हम बात करें, यानी कि यूरिन के अंदर जो प्रोटीन है वो इंक्रीज हो जाता है। तो वो ऐसी कंडीशन कब होती है, जब हमारे नेफ्रोटिक सिंड्रोम होते हैं, यानी कि हमारे किडनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है, तब प्रोटीन का जो सिक्रीशन है वो यूरिन के माध्यम से ज़्यादा होने लग जाता है। प्लेटलेट एग्रीगेशन वाली जो प्रॉब्लम है वो आपको CVD में देखने को मिलती है। CVD का मतलब होता है कार्डियोवेस्कुलर डिजीज। तो चलिए देखते हैं इसको डिटेल में। स्टिटोरिया मीन्स देयर इज टू मच फैट इन योर स्टूल। It's a symptom of fat male absorption. That means your digestive system is having trouble breaking down and absorbing fats. यानी कि ये एक मेल एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम के दौरान जो फेट है उसका एब्जॉर्प्शन सही ढंग से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है हिपेटिक इंसेफेलोपैथी। ये एक सिंड्रोम है जो कि सिरोसिस के जो पेशेंट होते हैं उनमें देखने को मिलता है, और ये एक न्यूरोसाइकेट्रिक एबनॉर्मेलिटी भी है। नेक्स्ट है गोट। आपके यहाँ पर जो डिजीज है उसके अंदर गोट दिया हुआ है। तो गोट क्या होता है ये भी आप जान लीजिए। ये एक अर्थराइटिस प्रॉब्लम है जो कि पेनफुल कंडीशन होती है, और इसके अंदर जो बॉडी है उसमें एक्स्ट्रा यूरिक एसिड शार्प क्रिस्टल ये फॉर्म हो जाते हैं, जिससे जो भी जॉइंट्स होते हैं वहाँ जॉइंट्स में पेन होता है और स्वेलिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट है अगर हम बात करें किडनी डिसऑर्डर की, तो इस दौरान जो प्रोटीन है उसका यूरिन के अंदर एक्सक्रीशन बढ़ जाता है। नेक्स्ट है प्लेटलेट एग्रीगेशन। ये जो प्रॉब्लम है ये हमें कब देखने को मिलती है, जब हमारे कार्डियोवेस्कुलर डिजीज होती है। यानी कि कार्डियोवेस्कुलर डिजीज जो है उसका एक सिम्टम्स है प्लेटलेट एग्रीगेशन। ये क्या है, प्लेटलेट एग्रीगेशन मेजर्स द एबिलिटी ऑफ प्लेटलेट्स टू अधेयर टू वन अनदर एंड फॉर्म ए हीमोस्टेटिक प्लग। यानी कि जो प्लेटलेट्स है वो एक दूसरे के साथ अटैच होकर के एक हीमोस्टेटिक प्लग बना लेती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, CVD हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52। यहाँ पर आपको कुछ रिफ्लेक्सेस दिए कुछ सिम्टम्स दिए गए हैं, उनको हमें मैच करना है। फर्स्ट है सकिंग एंड आई ब्लिंकिंग। सेकंड, लेस देन 2.5 kg ऑफ बर्थ वेट। थर्ड है एम्प्टी नेस्ट। और फोर्थ है पेयरिंग ऑफ स्टिमुलाई। इधर आपको कुछ जो मैच करना है वो दिया हुआ है, जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग, लोनलीनेस, ऑपरेंट कंडीशनिंग, परमानेंट रिफ्लेक्स, स्मॉल फॉर डेट और ब्रोकन होम्स। अगर हम बात करें इसको मैच करने की, तो आप लोग
आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा कि जो सकिंग और आई ब्लिंकिंग है वो एक तरह के रिफ्लेक्स है। जो जब नवजात शिशु होता है उसके अंदर ये रिफ्लेक्स हमें देखने को मिलता है, सकिंग का और आई ब्लिंकिंग का। तो इसको आप मैच करेंगे परमानेंट रिफ्लेक्स के साथ। अब आप देख लीजिए, जो ऑप्शन ए है वो मैच होगा आपके 4 के साथ, और 4 आपको यहाँ देखने को मिलेगा डी ऑप्शन के अंदर। इसका मतलब ये सारे आपके एलिमिनेट हो जाएंगे ऑप्शन। अगर आपको एक फर्स्ट वाले का आंसर आता है तो आप ये क्वेश्चन जो है वो सही करके आ सकते हैं। नेक्स्ट है लेस देन 2.5 kg ऑफ बर्थ वेट। इसका सही आंसर होगा स्मॉल फॉर डेट, यानी कि जो बच्चा है उसका 2.5 kg से कम वेट क्यों होगा, क्योंकि वो जो जन्म की डेट है उससे पहले अगर उस बच्चे का जन्म हो जाता है। एम्प्टी नेस्ट, ये एक लोनलीनेस है, यानी कि जब जो बच्चे हैं बड़े हो जाते हैं और उसके बाद में वो अपने घर को छोड़ करके अपने काम के लिए अपनी शादी करके अपना अलग घर बसा लेते हैं, तब मदर और फादर दो अकेले बच जाते हैं। उस स्टेज को कहते हैं लोन एम्प्टी नेस्ट स्टेज। और लास्ट में बचता है आपके पेयरिंग ऑफ स्टिमुलाई। ये जो है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का एक सिम्टम है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपके ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मैच द आइटम इन लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकेंड। लिस्ट 1 से लिस्ट सेकेंड को हमें मैच करना है। फर्स्ट है जर्मिनेशन, सेकेंड इक्विलिब्रेशन, थर्ड है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, फोर्थ है किंडरगार्टन। इधर आपको दिया हुआ है लिस्ट सेकेंड में स्लीपिंग ऑन स्टमक एंड सॉफ्ट सरफेस, सेकेंड बैलेंस, थर्ड वायरल इन्फेक्शन, फोर्थ प्याजे, फिफ्थ साइंस एक्सपीरियंस और सिक्स है प्रोबेल। आपको अगर कुछ भी नहीं आता है इस क्वेश्चन के अंदर, और अगर आपको सिर्फ ये पता है कि जो किंडरगार्टन है वो किसने दिया था, ये जो पद्धति है ये किसने दी थी, फ्रोबेल ने दी थी। अगर आपको इतना पता है तो आप डी को किससे मैच करेंगे, 6 के साथ। यहाँ पर आपको डी जो है, डी में 6 आपको सिर्फ ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपके ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि अगर हमें सिर्फ एक चीज़ इसमें से आ रही है तो आप जो आपको सही आ रहा है उसको आप मैच कर दीजिए, बाकी ऑटोमेटिक ही आपके मैच हो जाएंगे। लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है। कई बार आपको तीन ऑप्शन में एक जैसे देखने को मिलते हैं और एक ही ऑप्शन अलग मिलता है। तो ऐसे में जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम अगर एक ऑप्शन को ही मैच कर देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं जर्मिनेशन की। तो जर्मिनेशन जो है वो क्या है, एक तरह का साइंस एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट है इक्विलिब्रेशन। ये जो पियाजे ने थ्योरी दी थी, जो इक्विलिब्रेशन है ये क्या है, एक स्लीपिंग ऑन स्टमक एंड सॉफ्ट सरफेस है। और सडन डेथ सिंड्रोम ये क्या है, आपके पियाजे। तो इस तरह से आपका जो ये क्वेश्चन है इस सॉल्व हो जाएगा और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपके ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सडन डेथ इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, जिसको हम SIDS कहते हैं, समटाइम्स नोन एज कोड डेथ, इसको हम कोड डेथ भी बोलते हैं। इज द सडन अनएक्सप्लेन डेथ ऑफ ए चाइल्ड ऑफ लेस देन 1 ईयर ऑफ एज। 1 साल से भी छोटे बच्चे का जब कोड डेथ हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम कहते हैं। इक्विलिब्रेशन क्या है, ये कॉन्सेप्ट है जो जीन पियाजे की थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में दिया गया है। इसको आप एक बार दोबारा देख लीजिए। यहाँ पर आपको बी में इक्विलिब्रेशन दिया गया है, ये आपको मैच करना है किसके साथ, इक्विलिब्रेशन मैच करना है आपको पियाजे के साथ। जर्मिनेशन को आपको मैच करना है साइंस एक्सपीरियंस के साथ। और उसके बाद में जो आपके सडन डेथ सिंड्रोम जो दिया हुआ है वो आ जाएगा आपके स्लीपिंग ऑन स्टमक एंड सॉफ्ट सरफेस। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर ले, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट है मैच द आइटम्स इन लिस्ट 1 एंड लिस्ट सेकेंड। जो लिस्ट फर्स्ट है उसमें आपको दे रखा है TAT, कोऑपरेटिव एंड हेल्पफुल बिहेवियर, BCG और डेवलपमेंट। लिस्ट सेकेंड के अंदर है इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, क्वांटिटेटिव, प्रोजेक्टिव टेक्निक, प्रो सोशल बिहेवियर, इंटेलिजेंस टेस्ट और क्वालिटेटिव। यहाँ पर हमें मैच करना है तो इसमें आप सबसे पहले देख लीजिए TAT। TAT क्या है, एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है। क्या है TAT? TAT को आप मैच करेंगे प्रोजेक्टिव टेक्निक से, यानी कि 3 नंबर से।
तो आपको 3 नंबर कहाँ पर देखने को मिल रहा है, एक तो ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, एक सी में, तो आप बी और डी को एलिमिनेट कर दीजिए। नेक्स्ट है आपके कोऑपरेटिव एंड हेल्पफुल बिहेवियर, इसको आप मैच करेंगे प्रो सोशल बिहेवियर के साथ, यानी कि 4 नंबर के साथ। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है, इसमें सेकंड दिया हुआ है, 4 नंबर नहीं है, तो इसको भी आप गलत कर दीजिए, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट आता है BCG। जो BCG है वो क्या है, इमीडिएटली आफ्टर डेथ, आफ्टर बर्थ, जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म होते ही तुरंत बाद BCG का जो इंजेक्शन है वो दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटेटिव, और क्वांटिटेटिव क्या है, क्वांटिटेटिव है हमारी ग्रोथ। जो ग्रोथ होती है वो हमेशा क्वांटिटेटिव होती है और डेवलपमेंट हमेशा क्वालिटेटिव होता है। तो इस तरह से आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, ये क्वेश्चन होम साइंस के प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में पूछे गए हैं, और आगे आने वाले जो भी आपके एग्जाम्स हैं होम साइंस से रिलेटेड, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसलिए इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको जो एक्सप्लेन करके बताया गया है, TAT क्या है, TAT स्टैंड्स फॉर थीमेटिक एप्रिसिएप्शन टेस्ट। ये एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट टूल है जिसका यूज किया जाता है जो पर्सन्स के इनर थॉट को और इमोशनल रिस्पॉन्स को इवेलुएट करने के लिए। और BCG क्या है, बेसिलस कैमेट ग्यूरिन। इसकी ये जो फुल फॉर्म है बेसिलस कैमेट ग्यूरिन, ये RPSC ने किसी एक क्वेश्चन पेपर में पूछी हुई है, होम साइंस के पेपर में ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। और ये एक वैक्सीन है जो कि बच्चे में ट्यूबरकुलोसिस को बचाने के लिए लगाया जाता है, और ये बच्चे के जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। नेक्स्ट है वेलवेट। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। ये सारे क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग वाले हैं। वेलवेट, वेलवेटीन, वेलक्रो, वेलोर। सेकंड में है आपके शॉर्ट थिक पाइल ऑफ कॉटन, वुवन नाइलॉन, स्ट्रिप ऑफ हुक्स आई, फिलिंग पाइल सरफेस और वाव पाइल सरफेस ऑफ सिल्क। अगर हम इनको मैच करते हैं तो हमारे पास आता है जो वेलक्रो है, आप सबने जो वेलक्रो टेप जो है वो देखी होगी। जो वेलक्रो टेप है उसको आप किसके साथ मैच करेंगे, एक स्ट्रिप होती है जिसके अंदर जो आप लोगों ने, जैसे अपन कुछ शूज आते हैं, उन शूज में वो स्ट्रिप लगी होती है जिसको अपन आपस में जोड़ते हैं तो वो जुड़ जाती है। तो वेलक्रो क्या है, वूवन नाइलॉन स्ट्रिप होती है हुक आइज वाली। तो यहाँ पर आप सी को सेकंड से मैच कर सकते हैं। तो जो सी है उसका सेकंड आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, आपको ऑप्शन बी के अंदर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप तीनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब आप एक एक करके इसको मैच कर दीजिए। वेलवेट, वेलवेट किससे मैच हो जाएगा, वाव पाइल सरफेस ऑफ सिल्क। वेलवेट मैच किससे होगा, वाव पाइल सरफेस ऑफ सिल्क से। वेलवेटीन ये मैच होगा आपके फिलिंग पाइल सरफेस से। वेलक्रो हमने मैच कर दिया है। और उसके बाद में बचता है वेलोर, जो कि हमारे पास क्या बच गया, शॉर्ट थिक पाइल ऑफ कॉटन। इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट वेलवेट। वेलवेट क्या है, इन टेक्सटाइल फैब्रिक हैविंग ए शॉर्ट डेंस पाइल यूज्ड इन क्लोथिंग एंड अपहोल्स्ट्री। टेक्सटाइल के अंदर जो शॉर्ट और डेंस पाइल फैब्रिक होते हैं उनको हम वेलवेट कहते हैं। द टर्म ड्राइव्स फ्रॉम द मिडल फ्रेंच वेलू शेगी। वेलवेट इज मेड इन द पाइल वीव। ये पाइल वीव द्वारा बनाया जाता है। सिल्क और कॉटन सिंथेटिक फाइबर में बनाया जाता है। नेक्स्ट है वेलवेटीन। ये एक वूवन फैब्रिक है विद शॉर्ट डेंस पाइल दैट इज यूजुअली मेड फ्रॉम कॉटन और कॉटन सिल्क ब्लेंड। नेक्स्ट है वेलक्रो। वेलक्रो एक ब्रांड ऑफ हुक है एंड लूप फास्टनर है मेड ऑफ 2 पीसेज ऑफ क्लॉथ विद टाइनी हुक्स एंड लूप्स दैट स्टिक टुगेदर व्हेन प्रेस्ड टुगेदर। जब हम आपस में उनको प्रेस करते हैं तो दोनों वो आपस में स्टिक हो जाते हैं। कुछ जूते आते हैं, उन शूज के अंदर आपने देखा होगा, कुछ बैग वगैरह आते हैं, उनमें भी वेलक्रो टेप लगी रहती है। वेलोर। वेलोर क्या है, इज ए पाइल knit फैब्रिक विच मीन्स दैट इट इज सिंपलर टू प्रोड्यूस एंड स्लाइटली लेस समटम्स। वेलर इज मोर ड्यूरेबल देन वेलवेट। ये वेलवेट से ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। चलिए नेक्स्ट है मैच द टर्म्स यूज इन डाइंग गिवन इन लिस्ट फर्स्ट विद देयर डिस्क्रिप्शन गिवन इन लिस्ट सेकेंड। अगर हम बात करें लिस्ट फर्स्ट की तो इसमें आपको देखने को मिलेगा माइग्रेशन, फ्रोस्टिंग, फेडिंग और क्रोकिंग। सेकंड में आपको मिलेगा लॉस ऑफ कलर ड्यू टू सनलाइट,
ट्रांसफरेंस ऑफ कलर टू अनदर फैब्रिक बाय रबिंग, चेंज इन कलर ड्यू टू लोकलाइज्ड एब्रेशन, और फोर्थ है ट्रांसफरेंस ऑफ कलर फ्रॉम वन एरिया टू फैब्रिक अनदर। अगर हम बात करें इसके करेक्ट ऑप्शन की, तो करेक्ट ऑप्शन में आपके आ जाएगा माइग्रेशन। तो माइग्रेशन को आप मैच कर दीजिए। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफ़र होना। हम एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं, उसको हम कहते हैं माइग्रेशन। तो यहाँ पर माइग्रेशन में क्या हो जाएगा आपके, इसको आप मैच कर दीजिए फोर के साथ, ट्रांसफरेंस ऑफ कलर फ्रॉम वन एरिया ऑफ फैब्रिक टू अनदर, यानी कि कपड़े के ऊपर जो कलर होता है एक जगह से दूसरी जगह पर लग जाता है, उसको हम कहते हैं माइग्रेशन। तो आपको फर्स्ट को मैच करना है फोर के साथ, और फर्स्ट मैच हो रहा है आपके फोर के साथ ऑप्शन सी में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके ऑप्शन सी। बाकी तीनों को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोस्टिंग। प्रोस्टिंग क्या है? चेंज इन कलर ड्यू टू लोकलाइज्ड अब्रेशन। जब किसी कपड़े पर अब्रेशन होता है, रगड़ या घर्षण होता है, उसकी वजह से कलर चेंज होना क्या कहलाता है टेक्सटाइल की लैंग्वेज में? प्रोस्टिंग। नेक्स्ट है आपके फेडिंग। फेडिंग क्या है? सनलाइट की वजह से कलर फेड होना। हम जनरली कपड़े सुखाते हैं धूप में, और कपड़ों का जो कलर है वो फेड हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं? धूप में कपड़े सुखाने की वजह से इस कपड़े का कलर फेड हो गया। तो फेडिंग क्या है? लॉस ऑफ कलर ड्यू टू सनलाइट। क्रोकिंग। क्रोकिंग क्या है? क्रोकिंग है आपका ट्रांसफरेंस ऑफ कलर टू अनदर फैब्रिक बाय रबिंग। जब हम एक कपड़े को रब करते हैं तो उसका जो कलर है वो दूसरे कपड़े पर चला जाता है, उसको हम कहते हैं क्रोकिंग। तो इस तरह से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए देख लीजिए। डाई माइग्रेशन इज डिफाइंड एज मूवमेंट ऑफ डाई फ्रॉम ए डाइड मटेरियल लाइक द थ्रेड इन ए टी शर्ट टू अनदर मटेरियल इन कॉन्टेक्ट विद टी शर्ट। यानी कि एक टी शर्ट है, उसके कांटेक्ट में जब दूसरा चीज़ आएगी तो वो भी उसका कलर उस पर लग जाएगा, जैसे कि इंक। क्रोकिंग इज व्हेन ए फैब्रिक ट्रांसफर डाई ऑन टू अनदर सरफेस व्हेन रब। Frosting is a color change in fabric that can occur due to abrasion or a wearing away of the dye and colored fiber. Next है आपके match the garment production system given in list first with their description given in list second. लिस्ट फर्स्ट में आपके यूनिट प्रोडक्शन सिस्टम, मॉड्यूलर प्रोडक्शन सिस्टम, प्रोग्रेसिव बंडल सिस्टम, सेक्शन और प्रोसेस प्रोडक्शन सिस्टम। लिस्ट सेकंड में आपके है एम्पावर्ड वर्क टीम, असेंबली ऑफ ए कंप्लीट पैनल बाय ए सिंगल ऑपरेटर। थर्ड है ऑटोमेटिक ट्रांसफर फ्रॉम वर्क स्टेशन टू वर्क स्टेशन, और फोर्थ है ग्रेजुअली असेंबल्ड एज बंडल्ड मोर थ्रू। अब हम बात करते हैं इसमें करेक्ट ऑप्शन की। अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो आपके फर्स्ट है यूनिट प्रोडक्शन सिस्टम। यूनिट प्रोडक्शन सिस्टम का करेक्ट होगा ऑटोमेटिक ट्रांसफर फ्रॉम वर्क स्टेशन टू वर्क स्टेशन, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके ऑप्शन सी थर्ड। तो आपको फर्स्ट का थर्ड मिल रहा है बी के अंदर, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मॉड्यूलर प्रोडक्शन सिस्टम, इसमें हो जाएगा आपके एम्पावर्ड वर्क टीम। नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव बंडल सिस्टम, इसमें होगा आपके ग्रेजुअली असेंबल्ड एज बंडल मोर थ्रू। सेक्शन और प्रोसेस प्रोडक्शन सिस्टम, इसके अंदर हो जाएगा आपके असेंबली ऑफ ए कंप्लीट पैनल बाय ए सिंगल ऑपरेटर। तो इस तरह से आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। चलिए मेक थ्रू सिस्टम, ये जो भी हमारे गारमेंट प्रोडक्शन सिस्टम होता है उसमें कुछ सिस्टम होते हैं, उनमें 4 या 5 सिस्टम होते हैं, तो उनको हम एक्सप्लेन के साथ पढ़ लेते हैं। मेक थ्रू सिस्टम इज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रोडक्शन वेयर वन सीविंग ऑपरेटर डज ऑल द वर्क ऑफ शू गारमेंट, यानी कि एक गारमेंट को सिलने के लिए जो एक ही ऑपरेटर होता है वही सारा काम करता है, उसको हम कहते हैं मेक थ्रू सिस्टम। नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव बंडल सिस्टम। जो प्रोग्रेसिव बंडल सिस्टम है उसमें क्या होता है, इन ए प्रोग्रेसिव बंडल सिस्टम कट पार्ट्स आर टाइड इन ए बंडल। जो कटिंग किए हुए पार्ट है, जब हम कपड़े बनाते हैं, कपड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कपड़े को की कटिंग करते हैं, उस पर मार्किंग करेंगे, फिर उसकी कटिंग करेंगे। तो जो कटे हुए पीसेज हैं उनको हम क्या करेंगे, एक बंडल में टाई कर देंगे एंड देन लोडेड इन सेविंग लाइन, और उसके बाद में जो सिलाई करने वाली लाइन है उसमें उसको लोड कर देंगे। और ईच ऑपरेटर इन ए सीविंग लाइन परफॉर्म वन ऑपरेशन एंड पासेज द बंडल टू द नेक्स्ट ऑपरेटर फॉर नेक्स्ट ऑपरेशन। यानी कि जैसे जो भी प्रोडक्शन टेक्सटाइल प्रोडक्शन सिस्टम होता है उसके अंदर अलग अलग जो सेविंग करने के लिए, यानी कि सिलाई करने के लिए जो ऑपरेटर लगे होते हैं उनके अलग अलग काम डिसाइड होते हैं। तो जो
कपड़े काटने वाला होता है, उसने कपड़े को काटा, उसका बंडल बनाया और उसने एक जने को दे दिया। अब वो आगे आगे से आगे पास करता जाएगा, अपना जो ऑपरेशन है उसको करता जाएगा और आगे से आगे पास करता जाएगा उस बंडल को। इसको कहते हैं हम प्रोग्रेसिव बंडल सिस्टम। नेक्स्ट है सिंगल पीस फ्लो। In single piece flow production system, cut parts are loaded into the sewing line individually and not as a bundle. Here also one operator perform only one operation and passes the piece to the next operator. Single piece flow में क्या होता है, जैसे जो पूरा बंडल है उसको आगे पास नहीं किया जाता है, बल्कि उसमें से एक सिंगल पीस को लिया जाता है और उसमें जिस ऑपरेटर को जो प्रोसेस करनी होती है वो करता है और उसके बाद में उस पीस को आगे ट्रांसफ़र कर देता है। नेक्स्ट है यूनिट प्रोडक्शन सिस्टम, जिसको हम यूपीएस कहते हैं। यूनिट प्रोडक्शन सिस्टम इज ए सिंगल पीस फ्लो सिस्टम in which garment components are transported from one workstation to other using automated system in a predetermined sequence. This system is also called overhead production system because most automated system are overhead system. जो यूनिट प्रोडक्शन सिस्टम है इसके अंदर जो एक पीस होता है, सिंगल पीस फ्लो सिस्टम जो है वो काम में आता है और इसमें एक जो भी गारमेंट का कंपोनेंट है उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है एक वर्क स्टेशन से दूसरे वर्क स्टेशन में। नेक्स्ट है मॉड्यूलर सिस्टम। इन ए मॉड्यूलर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेटर नीदर स्यू द होल गारमेंट नॉर परफॉर्म ए सिंगल ऑपरेशन, इंस्टेड दे परफॉर्म ए ग्रुप ऑफ ऑपरेशन एंड वर्क एज ए टीम। मॉड्यूलर सिस्टम के अंदर एक एक अलग अलग सिंगल ऑपरेशन नहीं किए जाते हैं, बल्कि एक पूरी टीम में वर्क किया जाता है और ग्रुप ऑफ ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म किए जाते हैं। तो इस तरह से ये 5 सिस्टम थे हमारे जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन सिस्टम है उसके अंदर। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड। ट्रांसफरिंग, प्रोड्यूसिंग, इन्वेस्टिंग, एक्सचेंजिंग। नेक्स्ट है एडजस्टिंग अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज, रिड्यूस अवेलेबल रिसोर्सेज, क्रिएट एडेड रिसोर्सेज। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं कि इनको मैच करने की, तो सबसे पहले है हमारे पास ट्रांसफरिंग। तो ट्रांसफरिंग को हम मैच करेंगे रिड्यूस अवेलेबल रिसोर्सेज से। किससे करेंगे? रिड्यूस अवेलेबल रिसोर्सेज यानी कि थर्ड से। उसके बाद में आता है हमारे पास प्रोड्यूसिंग। प्रोड्यूसिंग हम किससे मैच करेंगे? क्रिएट एडेड रिसोर्सेज से। नेक्स्ट है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग को हम मैच करेंगे एडजस्टिंग अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज यानी कि फर्स्ट से। और एक्सचेंजिंग को हम मैच करेंगे इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज से, जिसमें भी आपको थर्ड, फोर्थ, 1 और सेकंड दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड। इसमें आपको दिए हुए हैं ब्रांड, प्रोसेस चार्ट, ट्रेडमार्क, स्टैंडर्ड। एक तरफ दिया हुआ है आपको BIS, वर्ड, सिंबल, पेन एंड पेंसिल, पिन एंड थ्रेड। अगर आपको इसमें एक जो प्रोसेस चार्ट है उसका भी आपको आंसर आता है, तब भी आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। आपके ऑप्शन जो बी है प्रोसेस चार्ट, उसको आपको मैच किसके साथ करना है? पेन और पेंसिल के साथ, क्योंकि प्रोसेस चार्ट क्या है, जो हमारा वर्क सिंप्लीफिकेशन है उसकी एक टेक्निक है, पेन एंड पेंसिल टेक्निक। तो यहाँ पर आप बी को 4 के साथ मैच करते हैं, तो बी 4 के साथ कौन से ऑप्शन में मैच है? ओनली बी के अंदर, बाकी के तीनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर आता है आपके ब्रांड। ब्रांड जो है उसको हम मैच करेंगे सिंबल के साथ, यानी कि कोई भी ब्रांड होता है उसका अपना एक सिंबल होता है। जो ट्रेडमार्क है उसको हम करेंगे वर्ड के साथ। ट्रेडमार्क एक तरह का वर्ड होता है, जैसे FPO है, एगमार्क है, इस तरह से। फिर है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड BIS है, वो अपने आप में एक स्टैंडर्ड है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो इस तरह से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, मैच द आइटम्स इन लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकेंड। इसमें आपको अर्ली एक्सटेंशन एफर्ट दिए हुए हैं और नेम ऑफ द प्रोपोनेंट दिए हुए हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट की, गुड़गांव एक्सपेरिमेंट, श्रीनिकेतन एक्सपेरिमेंट, मार्थेंडम एक्सपेरिमेंट, इटावा पायलट प्रोजेक्ट। आपको प्रोपोनेंट के नाम दिए हुए महात्मा गांधी, स्पेंसर हेज, रविंद्रनाथ टैगोर, एल्बर्ट टी मेयर, FL ब्रेयर। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि हर दूसरे होम साइंस के एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, बहुत मोस्ट रिपीटेडली क्वेश्चन है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपके ऑप्शन डी। कैसे होगा? गुड़गांव एक्सपेरिमेंट जो है उसको हम मैच करेंगे FL ब्रेन के साथ, यानी कि 5 नंबर के साथ।
फिर नेक्स्ट है श्रीनिकेतन एक्सपेरिमेंट, इसको हम करेंगे मैच रविंद्रनाथ टैगोर के साथ। मार्थेंडम एक्सपेरिमेंट, इसको मैच करेंगे हम स्पेंसर हेज के साथ। और इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो है उसको हम मैच करेंगे अल्बर्ट टी मेयर के साथ। यानी कि जो गुड़गांव एक्सपेरिमेंट है वो किसने शुरू किया था, एफ.एल. ब्रेन ने। श्रीनिकेतन एक्सपेरिमेंट रविंद्रनाथ टैगोर ने शुरू किया था। मार्थेंडम एक्सपेरिमेंट स्पेंसर हेच ने शुरू किया था। और इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो है उसकी शुरुआत एल्बर्ट टी मेयर ने की थी। तो इस तरह से आपका करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन डी। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।